मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें पवन कल्याण ने ओपनली आंध्र प्रदेश की होम मिनिस्टर पर सवाल दाग दिया, भैया सीखो योगी आदित्यनाथ से, नहीं तो होम मिनिस्ट्री बदलिए, फिर मैं इसको टेक ओवर कर लूंगा। पवन कल्याण का ये कहना साफ दिखाता है कि टीडीपी को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सनातन धर्म के नाम पर योगी आदित्यनाथ स्टाइल एक्शन की मांग करना और अपने ही साथी होम मिनिस्टर को सबके सामने सुनाना। क्या पवन कल्याण भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के नायडू का गेम खत्म करने वाली सवाल अपने आप में बन जाता है। ये खुलासा जब मैं करूंगा ना आप हिल जाएंगे। तो शुरू करूं एनालिसिस, उससे पहले ना आप इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली वीडियोस आपको मिलेंगी। एज अ पवन कल्याण एक्टर आपको कैसे लगते थे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर दूसरा कमेंट करना है पवन कल्याण एज अ पॉलिटिशियन आपको कैसे लगते हैं वो भी कमेंट करना। पवन कल्याण सनातन धर्म पर पूरा फोकस करके चल रहे हैं। नरसिम्हा वाराही ब्रिगेड का गठन करना, जब उन्होंने ना इसका गठन किया पवन कल्याण ने, तो अपनी सनातन धर्म के प्रति कमिटमेंट को और ज्यादा मजबूत करते हुए नरसिम्हा वाराही ब्रिगेड का गठन किया है। ये ब्रिगेड उन लोगों को टारगेट करेगा जो सनातन धर्म को गालियां देते हैं, उसके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं सोशल मीडिया पर या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर। डिसरेस्पेक्टफुल जो कमेंट आते हैं, इन्हीं सबको टैकल करेगा ये ब्रिगेड, रोकेगा। अच्छा, ये सब जो इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, ये स्टेप उनके सनातन धर्म के प्रति बढ़ते हुए रुझान और झुकाव को ज्यादा दिखाता है। अच्छा, यही चीज उनको बीजेपी के हिंदुत्व स्टांस के काफी ज्यादा करीब ले जाता है। और आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों में पवन ने एक नेशनल लॉ की मांग भी की थी जो सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करे और एक सनातन धर्म प्रोटेक्शन बोर्ड भी बने। इसकी मांग की थी, आपको याद होगा, सुझाव दिया था। फिर इसके बाद ब्रिगेड का गठन करना और ये सजेशंस देना, यह बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ उनके अलाइनमेंट को काफी ज्यादा क्लियर इंडिकेशन देता है, इसमें कोई शक नहीं है। पवन कल्याण का दूसरा स्टेटमेंट तिरुपति क्राइम इंसिडेंट और होम मिनिस्ट्री पर खुला जो क्रिटिसिज्म उन्होंने किया, ये जो क्रिटिसिज्म था ना वो किसी बंद दरवाजे या फिर गोल मेज पे नहीं किया गया था, खुलेआम। 1 नवंबर को तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में एक 3 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के बाद आंध्र प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए पवन कल्याण ने साफ ओपनली आंध्र प्रदेश की होम मिनिस्ट्री अनिथा वंगालापुडी को क्रिटिसाइज किया। पवन कल्याण तो यहां तक कह देते हैं कि अगर होम मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है ना तो मैं निभा लूंगा, मुझे चार्ज दो इसका, फिर अपनी ड्यूटी को इफेक्टिवली निभाइए, नहीं निभा सकती तो मैं इसका चार्ज लूंगा। पवन कल्याण ने साफ बोला। ये क्रिटिसिज्म एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे था, पीथापुरम में दिया गया था। ये उनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये कैबिनेट के अंदर नहीं था, ये प्राइवेट मीटिंग भी नहीं थी, ये खुले में इसको कहा गया था। ये स्टेप पवन कल्याण का क्या रूप दिखाता है? ये स्टेप ना पवन कल्याण की एक बोल्ड और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पर्सोना को हाईलाइट करता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि वो अपने एलाइज के साथ किस तरह से रिलेशन रख रहे हैं, जो टीडीपी के लिए थोड़ा सा ट्रबलिंग हो सकता है, ट्रबल में डालेगा, सोचने मजबूर करेगा। होम मिनिस्टर अनिथा ने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रेज किया था, लेकिन जब पवन का ये बयान पब्लिक में आता है, क्रिटिसिज्म टीडीपी और जन सेवा अलायंस के डायनेमिक्स के लिए तो एक तरह से ना आउट ऑफ सिलेबस सिचुएशन क्रिएट कर दिया। बोले कि यार अब क्या जवाब दिए, तो अपना ही आदमी है, अपने एलाइज हैं, तो ये थोड़ा सा डिलेमा में डाल दिया। तो इस तरह के बयान आते हैं ना, तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एसेंशियल प्रिंसिपल है, जिसमें कैबिनेट के सारे मिनिस्टर एक दूसरे के डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन वही पवन कल्याण ने पब्लिकली अपने ही कोएलिशन पार्टनर को, अपने ही एलाइज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो इस प्रिंसिपल को, बुनियादी प्रिंसिपल को तोड़ दिया। अब ऐसे मुद्दे जनरली इंटरनल मीटिंग्स में डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन पवन कल्याण का पब्लिक आउटबर्स्ट एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करता है, स्पेशली उनके कोएलिशन पार्टनर टीडीपी के लिए। ये कोएलिशन जो डायनेमिक्स है ना, उसके लिए एक सेंसिटिव इशू बन सकता है, क्योंकि टीडीपी के मिनिस्टर अब तक चंद्रबाबू नायडू को उनका ओनली लीडर मानते आए हैं और उन्होंने ही पोर्टफोलियो को एलोकेट किया है। पवन का ये रिमार्क एक चैलेंज की तरह बिल्कुल साफ देखा जाएगा, जो कोएलिशन के बीच के इंटरनल पॉलिटिक्स को एक नया ट्विस्ट, एक नया दिशा देगा। सिंपल इस बयान से। चौथी बात अगर मैं कहूं तो योगी आदित्यनाथ को मॉडल एज अ रेफरेंस बताना, यह भी कुछ और कहता है। लॉ एंड ऑर्डर में बीजेपी स्टाइल गवर्नेंस की तारीफ और झुकाव पवन कल्याण ने अपने स्पीच में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर का जिक्र करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में भी वैसे ही क्रिमिनल्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जैसे योगी आदित्यनाथ करते हैं, यूपी में करते हैं। अच्छा, जब ये स्टेटमेंट दिया, अब इस स्टेटमेंट के थ्रू पवन कल्याण ने इनडायरेक्टली आंध्र प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को सिंपल सा क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि देखो नायडू का जो गवर्नेंस मॉडल है ना वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है योगी के गवर्नेंस मॉडल के मुकाबले। योगी का जो गवर्नेंस मॉडल है ना वो ज्यादा पावरफुल है, नायडू का नहीं है। एक मैसेज क्रिएट कर दिया। ये रिमार्क टीडीपी के लिए अनकंफर्टेबल कंपैरिजन क्रिएट करता है। सिंपल, योगी आदित्यनाथ का रेफरेंस देना, स्पेशली
लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में यह दिखाता है कि पवन कल्याण का जो इंक्लिनेशन है, जो उनका रुझान है, वो बीजेपी स्टाइल टफ गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा है। इससे ना टीडीपी के अंदर और उनकी कोएलिशन के डायनेमिक्स पर सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली ना टीडीपी ने बीजेपी के अल्ट्रा हिंदुत्व मॉडल को ओपनली अडॉप्ट नहीं किया है। अब पवन कल्याण वो काम कर रहे हैं। अब बीजेपी की तारीफ करना, हिंदुत्व और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, पवन कल्याण का सनातन धर्म के प्रति सपोर्ट और उनका योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस मॉडल का जिक्र करना, उनको बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट को भी और ज्यादा पुख्ता कर रहा है, पक्का कर रहा है। पहले भी पवन कल्याण ने सनातन धर्म के प्रोटेक्शन लॉ का जिक्र भी किया है, उसकी मांग उठाई है कि बोर्ड बनाइए, नेशनल लेवल पर इसके लॉज बनने चाहिए, इसकी मांग की थी उन्होंने। इसकी काफी चर्चाएं सोशल मीडिया पे होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे होती है, कई सारे लेख लिखे जाते हैं। अब नरसिम्हा वाराही ब्रिगेड का गठन करना उन्हें बीजेपी के कल्चरल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के काफी ज्यादा करीब ले जा रहा है। अगर इसी शिफ्ट को देखा जाए तो पवन ग्रेजुअली ना बीजेपी स्टाइल पॉलिटिक्स और हिंदुत्व को हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, जो उनके फ्यूचर पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी को ना एक हिंट दे सकता है। जनसेना और बीजेपी के बीच अलाइनमेंट फ्यूचर में और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, जो टीडीपी के लिए एक चैलेंज बन सकती है। वही ना सोचने वाली बात है, अलायंस में पब्लिक क्रिटिसिज्म करना ये एक नई संभावना, एक नई दिशा खोल देता है। पवन कल्याण का ये पब्लिकली आउटबस्ट होना कि सिर्फ होम मिनिस्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर मैसेज देता है कि वो अपने आप को टीडीपी से पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो करना चाह रहे हैं ना, ये कोएलिशन पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा रिस्की मूव हो सकता है। लेकिन पवन का ये स्टांस उनकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस स्टैब्लिश करने का एक तरीका काफी ज्यादा लगता है। जब से चंद्रबाबू नायडू जेल गए हैं, तब से पवन ने एनडीए के अंदर अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत बनाया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने याद होगा आपको, जब अलायंस हुआ था तो साफ बोला था कि भाई साहब पवन कल्याण आंधी स्टॉर्म जो दिखाता है कि बीजेपी के अंदर पवन की एक खास जगह है। लेकिन इस क्रिटिसिज्म के थ्रू पवन दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ एक जूनियर पार्टनर नहीं रहना चाहते, बल्कि वो अपनी पॉलिटिकल इच्छाओं को फ्लैक्स कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। अब देखिए, पवन कल्याण ना रील में जो है वो रियल में बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पवन का पॉलिटिकल पर्सोना, पवन कल्याण अपने फिल्मी पर्सोना को अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ बड़े ही चतुराई से, क्लेवरली अलाइन कर रहे हैं। फिल्मों में ना वो एक टफ हीरो का रोल निभाते हैं, जो बाद में ना जो गंदे जो लोग हैं, जो देशद्रोही हैं, उनको सबक सिखाते हैं। और रियल लाइफ में भी वो अपने आप को उसी तरह से दिखा रहे हैं, पीपल्स चैंपियन के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना भी एक इसी का एक हिस्सा मान सकता है। एक हीरोइक जेस्चर के रूप में दिखाना चाह रहे हैं और इसी रूप में देखा भी गया, जिससे वो अपने ग्रास रूट इमेज को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल स्पीचेस और फिल्मी डायलॉग्स दोनों ही उनकी सिंसियरिटी और उनके हार्टफील्ड इमोशन को दिखाती है। उनकी पब्लिकली जो पोजीशनिंग है ना, वो ये है कि वो कॉमन मैन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक के अच्छाई के लिए ना कड़े से कड़े निर्णय ले सकते हैं, उसके लिए वो तैयार है। इस वजह से वो अपने ना यूथ फैन बेस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और उनकी पॉलिटिकल मैसेजिंग है ना, वो हमेशा लॉफ्टी आइडल्स और इमोशनल कनेक्ट के अराउंड है। तो इस सारी बातों को समझने के बाद एक बात तो साफ कही जा सकती है, बीजेपी का पोस्टर बॉय या फिर टीडीपी का लॉन्ग टर्म एलाय पवन कल्याण क्या? इसका जवाब बताइए। आज के सिनेरियो में पवन कल्याण ओपनली बीजेपी को पोस्टर बॉय नहीं बने हैं अभी तक, लेकिन उनके रिमार्क्स और उनका पब्लिक स्टांस उन्हें बीजेपी के साथ बढ़ते हुए रिलेशंस को जरूर दिखाता है। उनका एग्रेसिव हिंदुत्व सपोर्ट और योगी आदित्यनाथ मॉडल को प्रेज करना एक ऐसे फ्यूचर पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की तरफ इशारा तो करता ही करता है, जहां वो टीडीपी के ऊपर बीजेपी को प्रेफर कर सकें। समझ रहे हैं? आज के दिन तक उन्होंने टीडीपी के लीडरशिप के अगेंस्ट को डायरेक्ट रिमार्क नहीं दिए हैं, और नायडू ने भी पवन कल्याण के रिमार्क्स को पब्लिकली एड्रेस भी नहीं किया है, जो अलायंस के स्टेबिलिटी को भी इंटैक्ट रखता है। लेकिन ये देखना भी बाकी है कि अगर ऐसे ही पब्लिक क्रिटिसिज्म लगातार होता रहा, कंटिन्यू होता रहा, तो क्या टीडीपी और जनसेवा अलायंस सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो आपको सवाल तो समझ में आ गया होगा कि पवन कल्याण अपना जो पॉलिटिकल भविष्य है किस ओर ज्यादा उनको सुनहरा दिख रहा है। वो उनके कमेंट बता रहे हैं। आपको अगर लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते।